24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 5वें की तैयारी हो रही है। हर पार्टी अपने तर्कस से एक से बढ़कर एक तीर चला रही है और सबका निशाना सत्ता का सिंहासन है। आज कई बड़ी बातें हुई। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की लखनऊ में उन्होंने बात की और तमाम मुद्दे उठाए। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया और क्या कुछ उनके दावे थे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से कांग्रेस को टारगेट पर उन्होंने लिया। उन्होंने साफ किया कि मुद्दा पाकिस्तान का भी उछल रहा है। आखिर भारत क्यों बार बार कह रहा है कि पीओके उसी का है। अमित शाह ने भी कुछ इसी तरह की बातें की है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पे भी तंज कसा। कल उन्होंने एक एल्बम देखते हुए वीडियो जारी किया था, प्रधानमंत्री ने उस पर भी चुटकी ली। बुलेटिन में बात होगी बाहुबली नेता धनंजय सिंह की और राजा भैया की भी, कि आखिर कैसे वो पूर्वांचल में जो सियासी समीकरण है उसको बदलने की तैयारी में है, उससे बीजेपी को कहां फायदा है और कौन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आखिर स्वाति मालीवाल मामले में अब नया ट्विस्ट क्या आ गया है, और बात उस एल्बम की भी होगी जिसको देखते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी का वीडियो आया था, और जैसा मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर तंज भी कसा है। लेकिन पहले बात करते हैं अमित शाह के बयान की। शाह ने अब से बस थोड़ी देर पहले एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि 400 पार के नारे को विपक्ष हल्के में नहीं ले। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और नई तरीके से बताया कि किस तरह विपक्षी पार्टियां राम का विरोध कर रही है। उनका निशाना कांग्रेस पर साफ साफ था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत पीओके को हासिल करके ही रहेगा। कैसे, ये हम तय करेंगे। तो पहले गृहमंत्री के अलग अलग बयान सुनिए, फिर हम उसको समझेंगे और बात करेंगे। जो 400 पार का जो नारा था उसको आप मिस इंटरप्रेट कीजिए, कुछ भी कहिए, पर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप रिजर्वेशन हटाने के लिए कर रहे हैं, आप मुसलमानों के हक को छीनने की बात कर रहे हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं। ये बात ग्राउंड लेवल तक जा चुकी थी। इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जब विपक्ष इतनी ओछी राजनीति करता है तो हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि अगर हमारा उद्देश्य आरक्षण हटाना होता तो 10 साल से हमारे पास बहुमत था, इस देश की जनता ने ही दिया था, हमने तो वो नहीं किया। और जहां तक मुसलमानों के आरक्षण का सवाल है, मैं आज भी फर्म हूं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये संविधान की स्कीम नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं, ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेशखाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल था। तो जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है।
इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? वो कभी नहीं हो सकता कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। अमित शाह ने अपने इस इंटरव्यू में जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर तमाम तरह के प्रहार किए और अटैक किया और ये बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों की बात में कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उसके दो बड़े घटक दल, एक कांग्रेस और दूसरा समाजवादी पार्टी, उसने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और उन्होंने बार बार ये बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है, उसको बचाने की बात होनी चाहिए, उसको बचाने पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने 10 साल के काम को लेकर चुनावी मैदान में नहीं बोल रही है। वही चीज़ अखिलेश यादव भी बोल रहे थे। और कर क्या रही है, तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के चीज़ों को, उनके मैनिफेस्टो की चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के और दूसरे मुद्दे पे, दूसरे टर्फ पे जाकर लगातार राजनीति कर रही है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए। खड़गे साहब का कहना था कि सरकार बीजेपी के है तो कायदे से उनको अपने 10 साल का लेखा जोखा देना चाहिए। और अखिलेश यादव जो थे वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने बीजेपी की सीटों को लेकर दावा किया। उनको तो उन्होंने इतने कम सीटें दी हैं जिसमें बीजेपी की सरकार किसी सूरत में आ नहीं सकती। अखिलेश यादव का क्या कहना था और खड़गे का क्या कहना था, आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और फिर समझ में आएगा आपको। बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके, 26 पार्टियां मिलके एक होके लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीटों पर समेट देगी। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 4 चरण के चुनाव में विपक्ष को जनता ने चारों खाने चित कर दिया है। और 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। साथियों, आज मोदी गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस समेत विपक्ष पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के बजट का 15% मुसलमानों को दिया जाता है। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। चुनाव चरम पर है। 3 चरण के चुनाव और बचे हैं। ऐसे में नेताओं के जुबानी जंग भी चरम पर पहुंच गई है। अभी आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि धर्म के आधार पर देश को कैसे बांटने की कोशिश कांग्रेस और दूसरी पार्टियां करती रही हैं। बात यह कि देश में जब चुनाव हो और धर्म मुद्दा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता।
विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की राजनीति आप देखेंगे तो इसी के इर्द गिर्द आकर तेज होती आपको दिखाई देगी। सत्ता पक्ष अपने आप को धर्म का रक्षक बताकर जनता को लुभाने की कोशिश करती है, तो वहीं विपक्ष इसे वोट के लिए राजनीति करार देकर सत्ता को चैलेंज करता है। इस चुनाव में भी धर्म पर राजनीति अपने चरम पर है। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार हिंदू मुसलमान होते हुए देखा है। अब बीजेपी कह रही है कि अगर उसे 400 सीटें आती हैं, जैसा कि वो दावा कर रही है कि अगर 400 सीटें आती हैं तो वो अयोध्या में राम मंदिर की तरह मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर और वाराणसी में ज्ञानवापी में भगवान शिव का मंदिर बनाने को भी तैयार है। बीजेपी के किस नेता ने ऐसा कहा और क्यों कहा, ये हमारी रिपोर्ट आपको बताएगी। जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। पीएम मोदी के तर्ज पर आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बता दिया कि आखिर बीजेपी ने क्यों 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की मंशा का खुलासा करते हुए उस पर चोट किया। योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस इंडी गठबंधन को, जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता है और उस प्रकार के दस्तावेज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इनको एक सिरे से खारिज करना चाहिए। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी समेत इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब बंगाल को तय करना है कि उन्हें घुसपैठिए चाहिए या फिर शरणार्थियों के लिए CAA। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। मुद्दों की लड़ाई में ये होड़ लगी है कि कौन आगे जाएगा। 4 जून को ये तय हो जाएगा कि देश का ताज किसके सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रायबरेली में हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने कर्ज को माफ कर सके। जब जीवन का पेट का सवाल होता है, जीने मरने का सवाल होता है, आप तब कर्ज लेते हो और तब भी मोदी जी की सरकार के पास आपके कर्ज को माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। कहते हैं पैसे नहीं हैं। बात यूपी की हो रही है तो चलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, लिहाजा सभी पार्टियां वहां पर अपनी अपनी जुगत बनाने में लगी हुई है। वहां पर जौनपुर सीट से बीजेपी के लिए लेकिन अच्छी खबर है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने अब बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बीएसपी ने पहले टिकट दिया था, लेकिन बाद में टिकट काट दिया। लिहाजा धनंजय नाराज चल रहे थे। धनंजय खुद चुनाव लड़ नहीं सकते। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने सत्ता के शरण में जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला आज जौनपुर में थे। उन्होंने धनंजय सिंह से बात की और जाना कि आखिर उनका इस तरह का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो क्यों हुआ। हमारे साथ धनंजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपने कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वैचारिक तौर पे समर्थन देंगे। जी बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, हम लोग चुनाव मई 6 तारीख को चुनाव से बाहर हो गए जब मेरी पत्नी का टिकट कट गया। वैसे भी मुझे बाहर रखने का प्रयास किया गया। फर्जी मुकदमे मुझे एक सजा हो गई तो मैं चुनाव से बाहर हो गया था। चुनाव मुझे लड़ना था और जब टिकट कटा तो उसके बाद 7-8 दिन लगा सारे लोग, हमारे जितने सहयोगी थे राजनीतिक, जो पिछले 25-30 सालों से जिले की राजनीति में हम लोग छात्र राजनीति से आए, फिर मुख्यधारा की राजनीति में इंडिपेंडेंट MLA बने, MP बने और तमाम पदों पे हम लोग जिले में आज भी हैं। तो सबकी इच्छा हुई कि नहीं, हम लोगों को राजनीतिक रूप से निर्णय लेना चाहिए, तटस्थ नहीं रह सकते हम लोग।
तो फिर हमने उसमें लिखित लोगों के विचार मांगे। कल हम लोगों की एक बैठक थी, उस बैठक में तमाम विचार आए। उस विचारों के आधार पर निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सहयोग कर दिया जाए। हमारे जेल रहने के दौरान लोगों ने हमारी पत्नी को, क्योंकि मैं बीएसपी से एमपी था, बीएसपी के लोकल लीडर्स तमाम लोग थे, वो करके उनसे बातचीत करके उनको बसपा से टिकट दिलवा दिया। लेकिन जब मैं जेल से छूटा उसके बाद बीएसपी से उनका टिकट कट गया। तो आज हमने फैसला लिया, मेरी पत्नी नहीं लिया ना, वो उस स्टेज पे मैं ही था, मैं ही लोगों के बीच में गया। मैंने फैसला किया, चूंकि मेरी इंडिपेंडेंट की पॉलिटिक्स है, तो मैंने तय किया कि जो हमारे लोग हैं, और इसलिए भी होता है कि अधिकांशतः लोग जो हम लोग को वोट करते हैं वो बीजेपी के साथ आज कहीं न कहीं बीजेपी के प्रति भी उनका वो रहता है। हमारे साथ अगर मैं नहीं हूं तो बीजेपी को वोट दे देंगे, ऐसा रहता है। तो असमंजस की स्थिति थी, तो मैंने उन्हें कहा नहीं, जाइए आप लोग वोट करिए भारतीय जनता पार्टी को। और हम देख भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एक स्थायी सरकार है पूर्ण बहुमत की। आज की डेट में आप बता दीजिए, पूरे देश में आप घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त 3 अंकों में कोई और दल सीट अगर पार हो तो सरकार बनाएगा ना। अगर कांग्रेस 100+ हो तो सरकार बना ले। 80 लोकसभा की सीट, 80 लोकसभा है जो यूपी में, 80 में से सिर्फ 17-18 सीटों पे आप लड़ रहे हैं। यहाँ पर बिहार में आप 5 या 6 सीटों पे लड़ रहे हैं आप चुनाव। तो ये हालात हैं आपके। तो अगर आपकी भागीदारी ही नहीं होगी, जब तक कोई राजनीतिक दल इस देश में 100 की संख्या नहीं पार कर पाएगा, तब तक चुनौती नहीं पेश हो पाएगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे धनंजय सिंह। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन केसर सिंह के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला। उधर पूर्वांचल के दूसरे दबंग नेता राजा भैया से बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। राजा भैया ने साफ कर दिया है कि मैं ना तो इधर का हूं ना उधर का हूं, यानी ना तो बीजेपी की तरफ हूं ना ही दूसरे गठबंधन की तरफ हूं। उन्होंने पब्लिक से बाकायदा अपील की कि आपको जिसे भी वोट देना हो अपनी मर्जी से दे, अपनी सोच से दे, मेरा किसी को समर्थन नहीं है। दरअसल राजा भैया की थोड़े दिनों पहले अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से जो सांसद हैं बीजेपी के और उम्मीदवार विनोद सोनकर भी उनसे जाकर मुलाकात कराए थे, लेकिन लगता है कि बात बनी नहीं। लिहाजा अब राजा भैया ने खुद पब्लिक से कहा है कि पब्लिक खुद अपने हिसाब से तय कर ले कि उसे वोट देना किसे है। आने वाले चुनाव में अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें।